नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 22 जीके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे भारत के संवैधानिक विकास को ख़त्म करने के चरण में पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग का जो बचा हुआ है 1946 और 1947, इसके बाद भारत का संवैधानिक विकास ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, भारत शासन अधिनियम 1935। आप लोग इसका महत्व तो खुद ही यदि पेपर ऊपर देते होंगे, जो भी भाई पेपर ऊपर देते होंगे, इसका महत्व तो जानते ही होंगे कि इससे कितना प्रश्न पूछे जाते हैं। ये यदि पूरे एक्ट में से यदि बात किया जाए, मुझसे पूछा जाए पर्सनली, तो मैं यही कहूँगा कि यदि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो 1935 का एक्ट है। इसको ट्रिपल स्टार में रखेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या प्रावधान किया गया और ये कैसे आया, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये 1935 का अधिनियम ऐसे ही नहीं आ गया। इसके लिए, इसको लाने के लिए प्रॉपर पूरी तरीके से मेहनत की है। और मेहनत क्या की है ये लोग, जो 1919 का एक्ट था, 1919 का जो एक्ट था, इसकी समीक्षा करने के लिए, इसकी समीक्षा का मतलब ये है कि वो जो एक्ट आया था 1919 का एक्ट, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपको बताए थे, उसमें जब आया तो 10 वर्ष में क्या उसमें प्रगति हुई, क्या लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा, उसी की समीक्षा करने के लिए 1935 का अधिनियम आया। तो 1935 के अधिनियम में हम लोग क्या जानेंगे। और देखिए, जब ये आया ना, तो इसके बीच में भी 1927 आपको जानते हैं कि किस घटना के नाम से जाना जाता है। 1927, 1928, क्योंकि ये साइमन कमीशन का दौर रहता है। साइमन कमीशन, इसमें क्या था, क्योंकि ये जब आता है ना, तो भारत में इसका पूरे जोर शोर से विरोध होता है। और इसी के वजह से इसमें क्या होता है कि जो मोतीलाल नेहरू होते हैं, मोतीलाल नेहरू वो अपना नेहरू समिति का गठन करते हैं, वो संविधान सभा का गठन करने के लिए। ठीक है, संविधान सभा का गठन करने के लिए। और उसके बाद आप लोग को पता ही है कि इस समय जो भारतीय थे पूरे तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे हर एक जगह, कि भाई अब अंग्रेज़ तुम्हारा यहाँ पे चलने वाला नहीं है। तो जब मोतीलाल नेहरू ने नेहरू समिति का गठन किया, इसी के विरोध में और ये मोतीलाल नेहरू अपना ये समिति कब गठित करते हैं आपको पता है? मोतीलाल नेहरू ये एक मतलब कहा जाए कि चैलेंज देता है कि यदि भारतीय इतना ही सही है, कौन, ये साइमन कमीशन एक चैलेंज देता है भारतीयों को, यदि भारतीय इतना ही सक्षम है तो अपने से एक संविधान का निर्माण करें। तो ये चैलेंज जो है मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया। उसी के वजह से मोतीलाल नेहरू ने 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को सॉरी, ये 8 नवंबर नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 8 अगस्त होगा। 8 अगस्त 1928 को ये गठित करते हैं। 1928 को ये कौन गठित करते हैं? एक समिति, मोतीलाल नेहरू एक समिति गठित करते हैं। कब करते हैं? 8 अगस्त 1928 को। तो जब ये गठित करते हैं संविधान का निर्माण करने के लिए, तो अब जिन्ना साहब क्यों पीछे रहे? जिन्ना साहब कहे कि नहीं भाई, हम भी अलग देश और अलग राज्य बनाएंगे। तो इन्होंने भी अपनी 14 सूत्री मांग रख दी। कौन? जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी थी। और ये कब रखे थे? ये नेहरू जी ने, मतलब मोतीलाल नेहरू ने
नेहरू समिति कब गठित किए थे? तो 8 अगस्त 1928 में किए थे। जबकि जिन्ना साहब ने 14 सूत्री मांग कब रखते हैं? तो ये 29 मार्च को रखते हैं, 29 मार्च 1929 को रखते हैं। ये जिन्ना साहब, जिन्ना ने ये 14 सूत्री का मांग, पहली बात तो 14 सूत्री का मांग कौन रखता है? तो जिन्ना रखते हैं। कब रखते हैं? तो 1929 में रखते हैं, 29 मार्च 1929 को रखते हैं 14 सूत्री। और जबकि नेहरू समिति कब गठित होती है? 8 अगस्त 1928 को। और एक प्रश्न यहाँ से और आता है कि जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरा प्रश्न ये है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? अब देखिए, जब ये साइमन कमीशन भारत पहुंचता है तो आपको पता ही होगा कि जैसे मैं कि पूछा ये भारत कब पहुंचा, तो आपको बताइए कि ये जो 8 ये भारत में कब पहुंचता है? बताइए। तो भारत में कब पहुंचता है? बताए? नहीं बताए? तो 30 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? मुंबई में पहुंचता है। ठीक है। इसके सभी सदस्य जो थे, इसके जो अध्यक्ष थे, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के, तो सर जॉन साइमन थे। और उसके बाद तीन इसमें कौन सदस्य थे? 3 के 3 मतलब जो सदस्य थे ये तीनों के तीनों अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। इसी वजह से इसका पूरे जोर शोर से विरोध किए। और यहाँ तक कि 1927 में मद्रास में एम.एन. अंसारी के अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, इसका बहिष्कार किया गया। मद्रास में एम.एन. अंसारी की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही थी, अध्यक्षता में जो बैठक हो रही थी, किसकी बैठक? कांग्रेस अधिवेशन की जो बैठक हो रही थी, इसी में साइमन गो बैक या साइमन जाओ के नारे लगते हैं। पूरे भारत में इसकी विरोध होता है। बहिष्कार किया जाता है। कब किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है और किसके अध्यक्षता में किया जाता है? तो एम.एन. अंसारी की अध्यक्षता में कब किया जाता है और कहाँ पे यह अधिवेशन होता है? मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. अंसारी थे। तो इतने जद्दोजहद के बाद अंततः ये जो है वहाँ के जो सम्राट हैं उनकी साइन हो जाता है। और उसी के साइन होने के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम, इसी के बीच आप लोग तो जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे 1928 और 1935 के बीच। यदि देखा जाए तो वो यही दौर था 1930, 1931, 1932। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं, इसी एक्ट पे बात करने के लिए होते हैं। ठीक है, इसी एक्ट पे बात करने के लिए होते हैं। जब सारे जद्दोजहद के बाद ये एक्ट पास होता है तो इसमें क्या क्या प्रावधान करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? पहला प्रावधान, सर्वप्रथम संघीय शासन की नींव रखी जाती है। संघीय शासन की व्यवस्था कब रखी जाती है? तो 1935 के अधिनियम में। केंद्र में द्वैध शासन, पहले क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन ये लोग लागू किए थे, लेकिन अब इस एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन और 3 सूचियां भी बना दिए। राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची के बारे में बात करिए। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी है। अब इस एक्ट के माध्यम से ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ये वाला, कि प्रांतों में द्वैध शासन
किस एक्ट के माध्यम से समाप्त किया जाता है? तो 1935 के एक्ट से समाप्त किया जाता है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया जाता है और अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है और भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया जाता है और 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाता है और विधानमंडलों को 2 सदन में बांट दिया जाता है, जबकि इसके पहले का जो एक्ट था उसमें केंद्र को 2 सदनों में बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पे विधानमंडलों को 2 सदनों में बांट दिया जाता है और 6 प्रांत को बनाया जाता है। असम, बंगाल, बिहार, मुंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत को बनाया जाता है। और मुद्रा साख के लिए आज के डेट में मुद्रा की जो देखभाल करता है कौन करता है? आरबीआई करता है। तो उस समय आरबीआई का गठन किस एक्ट के माध्यम से होता है? तो 1935 के माध्यम से आरबीआई का गठन होता है। ठीक है। दलित जातियों और महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया जाता है। ठीक है। तो ये रहा, आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोग को। और इसके बाद जो एक्ट आता है उसको क्रिप्स मिशन बोलते हैं। क्रिप्स मिशन में क्या क्या व्यवस्थाएं किया गया और क्या क्या इसमें बताया गया, तो आइए देखते हैं। अब देखिए, क्रिप्स मिशन भी ये जो है ना, बहुत उस समय आपको पता ही होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का वो चल रहा था, समय चल रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था तो अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लग गया था। वो दबाव ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चीन और उसके बाद जापान ने भी इन ब्रिटेन के ऊपर दबाव डालने लग गया। जब ये सब दबाव डाल रहे थे तो भारतीय भी पूरे अब तो समझ गए थे भारतीय भी कि नहीं, हाँ, अब इनका जो भी है यहाँ पे चलने वाला नहीं है, किनका? अंग्रेजों का। अब लोहा गर्म है, इसी पे हथौड़ा मार दो। तो उसी समय आप देखते होंगे कि 1942 में गांधी जी भी एक मूवमेंट शुरू करते हैं। वो आंदोलन का नाम क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो जब आंदोलन शुरू होता है तो उसी बीच एक मिशन, एक वहाँ पे आयोग का गठन किया जाता है। किसके अध्यक्षता में? तो कौन करता है? जो वहाँ के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में एक मिशन का नाम दिया जाता है, तो जिसका नाम होता है क्या? क्रिप्स मिशन। और ये मिशन जो आता है, ये आयोग जब आता है तो भारतीयों से बात करता है, भारतीय नेताओं से बात करता है कि भाई अब तुम लोग क्या चाहते हो। तो भारतीय क्या चाहते थे? वो तो सीधे सीधे बात यही चाहते थे कि भाई देखिए, ये मार्च 1942 में भारत आता है और भारतीय नेताओं से बात करने के लिए भेजा जाता है। अब ये कहा जाए कि एक टुकड़ा रोटी लेके आते हैं कि भाई लो, खा लो, खुश हो जाओ। लेकिन भारतीय तो बहुत तेज हो चुके थे। अब भारतीय तो ये चाहते थे कि भाई अब तुम यहाँ दिखाई ही ना दो। अंग्रेजों को भारतीय बस यही चाहते थे कि अब तुम लोग यहाँ से जाओ, बहुत तुम लोग अत्याचार कर चुके हो। जब ये लोग आ रहे हैं तो अब ये जो क्रिप्स मिशन आया, इसमें क्या क्या प्रावधान किए, आइए ये देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई युद्ध का मतलब वही द्वितीय वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो एक नए संविधान सभा की गठन किया जाएगा। अब भारतीयों को और मिर्च लग गई। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? जब भाई तुम्हें छोड़ना ही है, अभी देना ही स्वायत्तता, तो दे दो, हम लोग खुद सक्षम हैं। जैसे में भाई आप लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने महान एकदम विधिवेता थे और जवाहरलाल नेहरू को भी कहा नहीं जा सकता कि भाई कहाँ कहाँ वो घूम के आए थे। तो हमारे देश में दिग्गज नेता थे, ये नहीं कि नहीं थे, वो लोग कैपेबल थे। संविधान को अंततः आखिर में तो इन्होंने ही तो बनाया ना, इन्होंने ही बनाया। तो नए संविधान सभा का जो गठन करने की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि युद्ध के बाद अब नए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो कि भारतीयों को स्वीकार नहीं था। अब प्रांतों को संविधान स्वीकार करने और अलग जो प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे, उनको अलग से संविधान बनाने की स्वायत्तता भी दी है, या वो एक में रहना चाहते तो एक में रह सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, मुस्लिम ने भी इसका विरोध किया, मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। कह रहा भाई मुस्लिम इसका विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं कि ये सांप्रदायिक आधार पे ये जो है बांटने की बात किया जा रहा है, देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की बात करते हैं ये लोग। और कांग्रेस भी विरोध करने लग जाती है। कांग्रेस विरोध क्यों करती है? तो ये इसका तथ्य ये रहता है कांग्रेस का कि भाई हमारे देश को आप जा तो रहे हो, अंग्रेज जा तो रहे हो, लेकिन
हमारे देश को तुम टुकड़ों टुकड़ों में फिर उसी तरह विभाजित करके जा रहे हो, बिखेर के जा रहे हो, क्या मतलब है इसका, बताओ क्या मतलब है। तो फिर उसके बाद गांधी जी आते हैं, कहते हैं कि ये ससुर जो है कृष्ण मिशनवा, ये बाद की तिथि का चेक का, किसने कहा, ये बाद की तिथि, मतलब भूले भटके आया और ये सब दे के जा रहा है, तो इसको गांधी जी ने क्या नाम दिया, बाद की तिथि का चेक का। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया, इसे टूटते हुए बैंक की नाम दिया, टूटते हुए बैंक का नाम दिया। तो आइए 2 मिनट के अंदर हम लोग रिवीजन करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या पहला प्रावधान क्या किया, सर्वप्रथम संघीय न्यायालय की नींव रखी जाती है और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया जाता है, 3 सूचियों का निर्माण किया जाता है, राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची। प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति किया जाता है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया जाता है और अशिष्ट शक्तियां किसको दे दिया जाता है, गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है और भारतीय परिषद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है और उसके बाद प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाता है और विधानमंडलों में 2 सदन बनाया जाता है और उसी समय 6 प्रांत का गठन किया जाता है, असम, बंगाल, बिहार, बम्बई और मद्रास और संयुक्त प्रांत का गठन किया जाता है। और मुद्रा साख के निर्माण के लिए, मुद्रा साख नियंत्रण के लिए आरबीआई का गठन किया जाता है और दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया जाता है। और इसमें 1942 के जो कृषि मिशन था, ये भारत कब पहुंचा था, तो 1942 में, मार्च 1942 में पहुंचा था। क्यों पहुंचा था, तो भारतीय नेताओं से बात करने के लिए पहुंचा था। और इसमें क्या प्रावधान था, तो ये कह रहे थे कि भाई युद्ध के बाद एक नए संविधान का गठन किया जाएगा। और दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अलग संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। और मुस्लिम लीग इसका विरोध किए और कांग्रेस ने भी इसका विरोध किए। गांधी जी ने इसको क्या नाम दे डाला, कहा कि भाई बाद की तिथि का चेक, गांधी जी ने कहा कि ये बाद की तिथि का चेक है, मतलब जिसका डेट ही खत्म हो चुका है वो चेक लेके आया है कि भाई अब डेट एक्सपायर हो चुका है ये कृषि मिशन, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसे टूटते हुए बैंक का नाम दिया, ठीक है, टूटते हुए बैंक का नाम दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप आज ये जो भी बताया मैंने आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका यही मेहनत और यही जज्बा हमें और अंदर से जागृत करता है कि और कुछ न कुछ नया चीज़ें बताया जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।